स्टार्ट करते हैं कक्षा 10 विज्ञान का एक और नया लेक्चर। हम कक्षा 10 में विज्ञान में पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। और अब तक हम पढ़ चुके हैं रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण लिखना, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना। और हमारा इस समय टॉपिक चल रहा है अभिक्रियाओं के प्रकार, जो कि पिछले लेक्चर तक हम दो अभिक्रियाओं के प्रकार को पढ़ चुके हैं, जिनमें योग अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। तो योग अभिक्रिया को हम संयोजन भी कहते हैं और वियोजन को अपघटन कहते हैं। आज हम कुछ और नए प्रकारों की बात करते हैं, जिनमें से नंबर 3 पर एक प्रकार आता है विस्थापन अभिक्रिया। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे हमने योग और संयोजन पढ़ा, ऐसे ही विस्थापन अभिक्रिया को भी मैं पहले आपको एग्जाम्पल लिखता हूं, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या इसकी परिभाषा होगी। ये है आयरन, जिसको आप लोहा कहते हैं, और ये अगर रिएक्शन करे कॉपर सल्फेट से, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसका सूत्र होता है CuSO4। तो ये आयरन है और ये है कॉपर सल्फेट। याद करना मैंने बहुत आसान तरीके से बताया था। देखिए, कॉपर माने Cu और सल्फेट बोलते हैं SO4, तो CuSO4। यदि आप लोहे को कॉपर सल्फेट विलयन में डाल दें, अब लोहा माने लोहे की कीलों को आपने कॉपर सल्फेट विलयन में डाला, तो आप देखेंगे कि लोहे की जो कील है ना, वो भूरे रंग की हो जाती है, माने जो उसका अपना रंग है उससे चेंज हो जाता है। और कॉपर सल्फेट होता है नीले रंग का। जब ये अलग से है, कॉपर सल्फेट कैसा होता है, नीले रंग का। तो आप देखेंगे जब लोहे की कील इसमें डालते हैं तो लोहे की कील तो हो जाएंगी भूरे रंग की, जबकि कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग है वो थोड़ा धूमिल पड़ जाएगा, फेड टाइप का नीला हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि Fe क्या काम करता है, इस कॉपर सल्फेट विलयन में जो कॉपर है उसको तो हटा देता है और खुद उसकी जगह ले लेता है। माने ये जो है इसको हटा देता है, मींस खुद इसकी जगह आके लग जाएगा FeSO4 और Cu को कर देगा बाहर। इसको बोलते हैं, देखिए Fe को बोला जाएगा फेरस सल्फेट और Cu को आप कॉपर कहते हैं। कुछ बच्चे क्वेश्चन मालूम कर सकते हैं कि भाई Fe को तो आप आयरन कह रहे थे, तो इसको आयरन सल्फेट क्यों नहीं कह रहे। देखिए, होता क्या है कि जो Fe है, ये कुछ तत्व ऐसे होते हैं, जब आप थोड़ा सा और बड़ी क्लास में जाएंगे तो आप वहां पढ़ेंगे कि कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो निश्चित संयोजकता प्रदर्शित नहीं करते, बदलती हुई संयोजकता होती है। अर्थात जैसे Fe की एक संयोजकता तो होती है 2 और एक होती है 3। जब ये अपनी 2 वाली संयोजकता यूज करता है तब इसके नाम में वो लिखा जाता है फेरस, और जब ये 3 वाली यूज करता है तब इसके नाम में लिखा जाता है फेरिक। तो इसने अभी 2 वाली यूज की है। मुझे कैसे पता चल रहा है, आप देखिए FeSO4 में, देखिए SO4 की होती है 2 और Fe की हमने 2 लिख के देखी, तो 2 है, तो इसको हम 1:1 भी कह सकते हैं। और मैंने कहा था कि जब यौगिक बनते हैं तो कैसे बनते हैं, वो विपरीत संयोजकताओं में लिखे होते हैं, उनकी संयोजकता एक दूसरे के विपरीत लिखी होती है। तो Fe के नीचे एक, SO4 के नीचे, तो इसका मतलब Fe ने अपनी 2 यूज की है, तो इसलिए उसने अपनी कम वाली यूज की है, तो इसलिए अस लगाया जाएगा, फेरस। अगर वो अपनी ज्यादा वाली यूज करता तो उसके नाम में लगाते इक, फेरिक। जैसे मैं बताता हूँ, देखिए Fe और SO4 है, तो Fe 3 यूज करे, SO4 की तो 2 ही होती है, तो फिर इस टाइप से बनता, Fe के नीचे आता 2 और SO4 पूरे के नीचे आता 3। Fe2SO4 का होल थाई जिसको पढ़ते हैं, तब इसका नाम होता है फेरिक सल्फेट। तो आप समझ गए होंगे। ऐसी कॉपर के लिए होता है, कॉपर की एक संयोजकता 1 होती है 2 होती है, Q+। जब वो अपनी 1 यूज करेगा माने कम वाली, तो Q+, और जब वो ज्यादा वाली यूज करेगा माने 2 यूज करेगा, तो उसको बोलेंगे Q+। तो Q+ क्लोराइड, Q+ क्लोराइड, Q+ सल्फेट, इस टाइप से। तो चलिए खैर हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। तो आप इस अभिक्रिया में क्या देख रहे हैं कि Fe ने कॉपर सल्फेट में जब Fe को मिलाया, तो Fe ने कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटाया और खुद उसकी जगह ले ली और कॉपर को उसने बाहर कर दिया। तब आप इसी को तो विस्थापन कहेंगे, किसने इसको हटा दिया, तो इसलिए विस्थापन अभिक्रिया का प्रकार है। इसको अगर हम देसी स्टाइल से समझें तो आप देखिए, कई बार ऐसा होता है जब आप स्कूल में बैठे होते हैं, तो आप किसी की सीट को, कोई बच्चा बैठा है तो उसको उठा देते हैं कई बार आप, और खुद उसकी जगह बैठ जाते हैं, वो समझ लीजिए विस्थापन अभिक्रिया का प्रकार है। अच्छा, वो बच्चा उठ क्यों जाता है? क्योंकि आप उससे थोड़ा सा ताकतवर हैं। अब वो किसी भी चीज में ताकतवर हो सकते हैं, शरीर में ताकतवर हैं या नॉलेज में ताकतवर हैं, जैसे भी आप समझिए। तो कोई अच्छा खासा बच्चा बैठा था आराम से अपनी बेंच पर, अपनी जगह बैठा था वो,
लेकिन आप आए और आपने थोड़ा सा उस पर दादागिरी जैसी दिखाई और उसको उठाया और दूसरी जगह बिठा दिया, या वो दूसरी जगह चले गया, आप उसकी जगह बैठ गए, तो ये विस्थापन अभिक्रिया का प्रकार है। फिर आपको पता है कि आप फिर अपने टीचर के पास ये मुकदमा चला जाता है आपका, और वो टीचर कैसे उस मुकदमे को सोल्व करते हैं वो तुम्हें अच्छे से पता ही होगा। फिलहाल आप देखिए कि विस्थापन अभिक्रिया का सीधा मतलब क्या हुआ कि जब कोई एक तत्व किसी यौगिक से उस यौगिक में उपस्थित किसी तत्व को हटा दे और खुद उसकी जगह ले ले, तब ऐसी अभिक्रियाओं को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और ऐसा वही तत्व कर सकता है जो अधिक क्रियाशील होगा इस वाले से, माने Fe जो है, आयरन जो है, वो कॉपर से क्या होता है, अधिक क्रियाशील होता है। और किसी एग्जांपल की बात करें, मान लीजिए Zn प्लस CuSO4 की बात करें, तो Zn क्या करता है, कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटा देता है, फिर से वही, और इसकी जगह ले लेता है, तो ये बनेगा ZnSO4 प्लस Cu। इस Zn को बोलते हैं जिंक। देखिए अब आपको धीरे धीरे सब याद होने लगेंगे। और फिर से देखिए वही कॉपर सल्फेट, इसको बोलेंगे कॉपर सल्फेट। बहुत आसान है ये याद रखना। शुरू में देखिए दिक्कत आती है, और बहुत जल्दी ये चैप्टर भी फिनिश होने वाला है, तो आप ज्यादा टॉपिक नहीं पढ़ने होते हैं, तो जितने टॉपिक पढ़े उतना ऐसा पढ़ें कि आप भी इसके मास्टर बन जाएं बिल्कुल बहुत अच्छे से। कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मालूम करें। तो देखिए जिंक और कॉपर सल्फेट, तो जब Zn ने कॉपर को हटाया और खुद आया तो बना ZnSO4। तो इसका नाम क्या होगा, देखिए ध्यान से, Zn को क्या बोलते हैं, जिंक, और SO4 को क्या बोलते हैं, सल्फेट। तो हो जाएगा जिंक सल्फेट, और ये कॉपर है, Cu कॉपर। तो इस अभिक्रिया को भी अगर आप ध्यान से देखें तो क्या समझ में आ रहा है आपको कि जिंक ने कॉपर को हटा दिया है और खुद उसकी जगह आकर लगा है, तो ये भी विस्थापन अभिक्रिया है। तो देखिए विस्थापन अभिक्रिया की जो परिभाषा है वो ये है, जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व किसी यौगिक में उपस्थित कम क्रियाशील तत्व को हटा देता है। भाई कोई अलग तत्व होगा, और पूरे यौगिक में भी आपने देखा था उस यौगिक से कम क्रियाशील तत्व को हटा दे रहा था, तब वे अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। देख लीजिए एक बार एग्जांपल, Zn प्लस CuSO4। तो Zn क्या काम कर रहा है, ये Cu को हटा दे रहा है, खुद उसकी जगह आके लग रहा है ZnSO4 प्लस Cu। तो जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व किसी यौगिक, ये पूरा यौगिक है, किसी यौगिक में उपस्थित कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित माने हटा देता है और स्वयं उसकी जगह आकर लग जाता है, तब वे अभिक्रियाएं विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। देखिए ये जो आपने एग्जाम्पल लिखे हैं कि जिंक कॉपर सल्फेट में डालेंगे, या मैंने इससे पहले कहा कि लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में डालेंगे तो लोहे की कील लाल भूरे रंग की हो जाएगी, और वो जो कॉपर सल्फेट का विलयन नीले रंग का होता है वो धूमिल सा पड़ जाएगा, फेड हो जाएगा। ये सब मैं आपको एक्टिविटी भी करके बताऊंगा जब ये आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, तब जितना भी संभव हो सकता है मैं आपको क्रियाकलाप के माध्यम से, आपके एनसीईआरटी बुक में ही क्रियाकलाप लिखे हुए हैं, एक्टिविटी लिखी हुई है, उनको प्रैक्टिकली करके देखेंगे और उनके वीडियो में आपको अलग से अपलोड कर दूंगा। तो आप तब तक जितने भी वीडियो मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ उन सबको ठीक से अपनी कॉपी पर नोट भी करते रहें और बार बार उसको रिवाइज भी करते रहें, जिससे कि जब वो एक्टिविटी हम करें तो हम पहले से तैयार रहें कि भाई किस प्रकार के एक्टिविटी होती हैं और कैसे आप भी उनको आसानी से कर सकते हैं। देखिए एक और प्रकार की बात करते हैं अभिक्रियाओं में। चौथा प्रकार है द्विविस्थापन अभिक्रियाएं, जिन्हें इंग्लिश में हम कह रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे हम विस्थापन अभिक्रिया पढ़ रहे थे तो वहां पर कोई एक अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटाता था और उसकी जगह आ जाता था और उसको बाहर फेंक देता था, तो वो एक विस्थापन हो गया एक तरीके से। ये द्विविस्थापन हेडिंग से क्लियर हो रहा है कि इसमें शायद दो जैसा कुछ विस्थापन होगा, तो मैंने आपके लिए परिभाषा पहले से लिख दी है इस बार, लेकिन हम सबसे पहले एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए एक एग्जाम्पल है Na2SO4 प्लस BaCl2। देखिए जैसे मैं अभिक्रियाओं को अनुपातिक लिखता हूँ, मीन्स N बड़ा है A छोटा है, फिर S बड़ा O बड़ा। क्यों? क्योंकि आपको पता है किसी तत्व का प्रतीक लिखते समय यदि उसमें दो अक्षर हैं तो पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल। जैसे सोडियम में N है और A है तो N बड़ा है और A छोटा है, जबकि जैसे सल्फर का प्रतीक S होता है उसमें सिंगल होता है लेटर, अकेला अक्षर होता है S, उसको कैपिटल ही बनाएंगे। तो इस तरह से अनुपातिक लिखना है। तो ये सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की जब अभिक्रिया होती है तो इसका नाम भी लिख देता हूँ पहले। देखिए Na को बोलते हैं सोडियम, नाम लिखना बहुत आसान हो गया है सोडियम, और SO4 को बोला जाता है हमेशा सल्फेट। ऐसे ही Ba को बोला जाता है बेरियम, और Cl को मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ बोला जाता है क्लोराइड जब ये किसी से जुड़ा हो, तो बेरियम क्लोराइड। बाकी मैंने आपको कहा है कि संयुक्ता वाले चैप्टर में या इस चैप्टर में एक्सरसाइज से पहले तक
तो जैसे हम एक्सरसाइज तक पहुंचेंगे उससे पहले जो जो इसमें तत्व यूज हुए हैं, यौगिक यूज हुए हैं, वो कैसे किसको क्या कहते हैं वो सब मैं लिखूंगा। तब तक आप एक मैंने आपसे पेज कहा था पहले से ही कि जो भी यौगिक आ रहे हैं उनके नाम के साथ आप वहां नोट करते रहिए। तो आप देख रहे हैं कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो होता क्या है कि ये जो सोडियम है और इस यौगिक का जो बेरियम है ये आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। मीन्स जो मैंने एरो लगाया ये यहाँ आ जाता है और ये यहाँ आ जाता है, अर्थात ये Ba जब यहाँ आएगा तो बनेगा BaSO4 और यहाँ पर Na इधर की तरफ जाएगा तो Na और Cl है तो बनाएगा तो NaCl। लेकिन आप देखेंगे इनकी दो दो संख्या है, मीन्स इनको बैलेंस करेंगे तो यहाँ आएगा 2 सामने। फिर ऐसे क्यों नहीं हुआ कि Na2Cl2, क्योंकि आपको पता है कि Na की संयोजकता एक Cl के नीचे और Cl की एक Na के नीचे, लेकिन इनकी संख्या अगर ज्यादा है तो वो सामने लगाते हैं। अब इनके नाम लिख लेते हैं पहले। तो Ba को मैंने अभी कहा बेरियम और SO4 को क्या बोलते हैं, सल्फेट। ऐसे ही Na को बोला जाता है सोडियम और Cl को बोला जाता है जब वो किसी से जुड़ा है तो क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड। तो फिलहाल आप इस अभिक्रिया से समझिए कि एक अभिकारक जब दूसरे अभिकारक के साथ क्रिया कर रहा है तो जो उनके आयन है वो आपस में क्या हो रहे हैं, बदल रहे हैं। माने ये भी कह सकते हैं कि जो अभिकारक हैं वो आपस में आयनों का आदान प्रदान कर रहे हैं, एक दूसरे को अपने आयन दे रहे हैं, बदल ले रहे हैं। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम द्विविस्थापन कह रहे हैं क्योंकि दोनों बदल रहे हैं आपस में, तो दो के द्वारा विस्थापन हो रहा है। तो देखिए यहाँ लिखा है वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच माने इनके बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, आयन आपस में अदलते बदलते हैं, तब उन्हें हम द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है। अच्छा, इसमें जो ये बेरियम सल्फेट होता है ये आपको अवक्षेप के रूप में मिलता है। अब कहते हैं अवक्षेप क्या है, माने ये पेस्ट जैसा ठोस बनता है। जैसे आप सुबह उठकर जो भी टूथपेस्ट करते होंगे ना, जैसे कोलगेट कर रहे हैं या कोई अदर कंपनी का कोई कर रहा है, तो वो ना तो देखिए जब उसमें से आप निकालते हैं ब्रश पर लेते हैं तो ना तो वो पूरी तरह से ठोस है और ना पूरी तरह से द्रव है, तो उसको आप पेस्ट नाम देते हैं ऐसी अवस्था को। तो ऐसा अगर हमारा उत्पाद बनता है तो उसको कहा जाता है अवक्षेप। तो इसलिए जिन अभिक्रियाओं में अवक्षेप बनते हैं उन अभिक्रियाओं को हम अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो इसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया भी कह सकते हैं। तो ये अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहलाएगी। ठीक, तो आपको ये द्विविस्थापन अभिक्रिया समझ में आ गया होगा। देखिए अगले प्रकार पर जाने से पहले मैं एक द्विविस्थापन अभिक्रिया की एक बात आई थी उसमें कि अधिक्रियाशील तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को हटा देता है या उसे बाहर फेंक देता है। तो हमें ये कैसे पता चलता है कि अधिक्रियाशील तत्व कौन है और कम क्रियाशील तत्व कौन है? तो इससे जस्ट अगले चैप्टर में धातु अधातु में तीसरे चैप्टर में जो धातु अधातु है वहां पर आप एक सक्रियता श्रेणी पढ़ेंगे। उस सक्रियता श्रेणी में धातुओं को क्रियाशीलता के घटते या बढ़ते क्रम, माने ऐसा समझ लीजिए घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो वहां से आपको पता चलेगा कि कौन सी धातु या कौन सा तत्व अधिक क्रियाशील है और कौन सा कम है। तो इसलिए आपको ये कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं कि भाई इनको कैसे पता चल रहा है। जैसे मैंने कहा ना कि जिंक है, Fe है, ये कॉपर से अधिक क्रियाशील होते हैं, Pb है, ये सब क्या होते हैं, ये कॉपर से ज्यादा क्रियाशील होते हैं। तो कॉपर के यौगिकों में से कॉपर को ये तीनों के तीनों हटा देंगे। और भी ऐसी धातुएं हैं, Mg है जैसे मैग्नीशियम। तो ये जो ज्यादातर धातुएं हैं ये कॉपर से क्या है, क्रियाशील है। तो ये कॉपर से जब ज्यादा क्रियाशील है तो कॉपर के यौगिक, जैसे कॉपर का एक यौगिक कौन था, CuSO4, एक यौगिक क्या था, CuCl2। तो ऐसे करके जब कॉपर के यौगिक होंगे तो ये सारी धातुएं इसके यौगिकों से कॉपर को बाहर फेंकेंगे और खुद आके लग जाएंगे। तो ये सब बातें कि तत्वों की या धातुओं की क्रियाशीलता का पता जो चलता है वो आपको सक्रियता श्रेणी से चलता है। और सक्रियता श्रेणी इस बार आपके चैप्टर नंबर 3 में, तो इसका अध्ययन हम वहां पर कर लेंगे। तो कोई किसी तरीके का कंफ्यूजन या परेशानी आपको नहीं होगी। बस आपको धैर्य रखना है, जब आपके सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे रसायन विज्ञान के तो आपको बहुत अच्छे तरीके से रसायन विज्ञान समझ में आ जाएगा। तो चलिए बात करते हैं कुछ अन्य और प्रकारों की। जैसे अभिक्रियाओं के प्रकार हमारे चल रहे हैं तो उसमें एक और महत्वपूर्ण प्रकार मैं आपको जोड़ता हूं, नंबर 5, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। ऑक्सीकरण, इनको हम उपचयन भी बोलते हैं। ध्यान से देखिएगा, उपचयन अभिक्रियाएं। जब आप बड़ी क्लासों में आते हैं तो इनके पूरे पूरे चैप्टर है में, इनको इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन।
देखिए इंग्लिश वाले वर्ड से पता भी चल रहा है ऑक्सीडेशन मींस ऑक्सीजन जैसा कुछ होने वाला है। तो देखिए मैं इसमें पहले आपको एग्जांपल ही लिख रहा हूं। यहां पर मैं लिख रहा हूं Cu+O2, तब बन रहा होता है CuO। इसको अगर आप संतुलित करें तो ऑक्सीजन 2 है, इधर आप 2 लिख लेंगे, तो Cu 2 हो गए हैं, तो यहाँ पर भी आप 2 लिख लेंगे। इसका नाम आप जान गए हैं, अब कॉपर है। O2 को ऑक्सीजन बोलेंगे। अब कोई बोलेगा कि ऑक्साइड क्यों नहीं बोल रहा है, तो भाई ये किसी से जुड़ा नहीं है, स्वतंत्र है अभी, तो ऑक्सीजन। यहाँ देखिए Cu को तो कॉपर ही बोलेंगे, लेकिन अब ये इससे जुड़ा है O, तो अब इसे ऑक्सीजन ना बोलकर क्या बोलेंगे, ऑक्साइड, तो कॉपर ऑक्साइड। और आपको बता दूं ये काले रंग का होता है, तो इसलिए कह देते हैं कि तांबा अगर ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो काला पड़ता जाएगा। अभी आएगा इसमें एक और महत्वपूर्ण घटना है कि वहां बताऊंगा डिटेल से। तो कॉपर ऑक्सीजन के संपर्क में आ गया है। कॉपर माने तांबा, देखा होगा आपने, कई बार पूजा हम करते हैं तो जल का जो लोटा है वो तांबे का है, तो आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो कालापन से उस पर आता है, तो ये कॉपर ऑक्साइड की वजह से आता है। फिलहाल देखिए क्या है इस अभिक्रिया में, अगर आप ध्यान से देखें तो ऑक्सीजन जुड़ रही है। और ऐसे एग्जाम्पल लिख देता हूं, जैसे Zn+O2, जिंक है, ये फिर से ऑक्सीजन है, और ये बनाता है ZnO। इसको बैलेंस करें तो ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पर 2 कर लेंगे, 2 Zn हो गए। तो ये मैंने कहा था संख्या जो आप संतुलित करते समय बढ़ाते हैं वो सामने लिखते हैं ना, कहीं किसी के नीचे नहीं लिखना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, Zn को बोलेंगे जिंक, और O को बोलेंगे, जुड़ा है तो इसलिए बोल देंगे इसको ऑक्साइड है, जिंक का ऑक्साइड। तो इन दोनों अभिक्रियाओं को अगर आप ध्यान से देखें तो इनमें ऑक्सीजन जुड़ रही है। तो ऐसी वो सारी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का योग हो रहा होता है उन्हें हम ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहते हैं, या उपचयन अभिक्रियाएं कहते हैं। उपचयन बोल रहा हूं, ऊ लिखा है, उपचयन अभिक्रियाएं, इंग्लिश में उनको ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। अर्थात वो सारी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का योग होता है। जैसे श्वसन है, सांस लेना है, तो सांस लेते समय आप ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, तो ये श्वसन जो है ऑक्सीकरण की अभिक्रिया कहलाएगी। और ऐसा एक और बात होती है, या फिर हाइड्रोजन निकल रही हो, माने ऑक्सीजन की तो वृद्धि हो रही हो और हाइड्रोजन की कमी हो रही हो, या हाइड्रोजन निकल रही हो। जैसे एक अभिक्रिया लिखता हूं, देखिए Zn+H2SO4, तो Zn यहां से H2 को हटा देगा, तो ये बनेगा ZnSO4+H2। इसका नाम जिंक है। और H2SO4 को आप जानते होंगे, बहुत प्रचलित ये अम्ल है, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल, ये जिंक सल्फेट हो जाएगा, क्योंकि Zn को बोलेंगे आप जिंक और SO4 को बोलेंगे आप सल्फेट। और ये आपका हाइड्रोजन है, ये इसलिए हाइड्रोजन लिखा है क्योंकि किसी से जुड़ा नहीं है। अगर जुड़ा होता H होता तो हाइड्राइड बोलते उसी धातु का। तो चलिए खैर हाइड्रोजन है। तो इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन निकल रही है। कुछ बच्चे कह सकते हैं कि जी ये तो विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल भी है, क्योंकि जिंक ने H2SO4 से H2 को बाहर फेंक दिया और खुद आ गया, तो बिल्कुल ये विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल भी है। लेकिन साथ में ये अपचयन अभिक्रिया का उपचयन अभिक्रिया का एग्जाम्पल भी है, मींस ऑक्सीकरण का भी है, क्योंकि हाइड्रोजन इसमें कमी हो रही है, इधर से हाइड्रोजन निकल के चली जा रही है, तो इसलिए उपचयन अभिक्रिया भी है। तो इसलिए हम कहते हैं वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीजन जिनमें जुड़ती है, या कह लें बाईं तरफ लिखी जाती है ऑक्सीजन, सारी बातें, क्योंकि जुड़ने का मतलब क्या होता है अभिक्रिया में, बाईं तरफ लिखना। क्योंकि आप कह सकते हो कि जी जोड़ का निशान तो दाएं तरफ भी होता है, उसे जोड़ना नहीं कहते, तीर के इधर है तो इसका मतलब ये चीजें निकल रही हैं, ये निकल रही हैं, इधर की तरफ जुड़ रही हैं। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का योग हो रहा होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही होती है, ऑक्सीजन बाईं तरफ लिखी होती है, ऑक्सीजन जुड़ रही होती है, या हाइड्रोजन निकल रही होती है, हाइड्रोजन की कमी हो रही होती है, हाइड्रोजन दाईं तरफ लिखी हो, उन सब अभिक्रियाओं को हम ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं या उपचयन अभिक्रियाएं या ऑक्सीडेशन रिएक्शंस बोलते हैं। सांस लेना भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया का ही उदाहरण है। तो देखिए मैंने आपके लिए परिभाषा लिखी है, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का योग माने वृद्धि होती है, ऑक्सीजन का योग होता है या वृद्धि होती है, या हाइड्रोजन निकलती है माने कमी होती है, उपचयन या ऑक्सीकरण की अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें एग्जाम्पल में ये भी लिख सकते हैं कि श्वसन
ऑक्सीकरण अभिक्रिया का ही उदाहरण होता है। तो आपको समझ आ रहा होगा सब। चलिए बात करते हैं अभिक्रियाओं की एक और प्रकार की, प्रकार नंबर 6 अपचयन अभिक्रियाएं, जिन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शंस। ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा। तो क्या होती हैं अपचयन अभिक्रियाएं, पहले हम एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। अभी देखिए एक अभिक्रिया में बना था CuO, कॉपर ऑक्साइड। इसकी मैं इसमें H2 करा दूं तो H2O के साथ जाएगा और Cu माने ये बनेगा Cu प्लस H2O। तो इनके नाम लिख लेते हैं, इसको बोलते हैं हम कॉपर ऑक्साइड। समझ ही रहे होंगे क्योंकि Cu को कॉपर बोला जाता है और O जब जुड़ा है तो ऑक्साइड है। ये हाइड्रोजन गैस है क्योंकि अलग से लिखा है तो इसलिए हाइड्रोजन। फिर ये इधर कॉपर है और ये H2O को आप जानते हैं कि जल है, जिसको आप बहुत अच्छे से पीते हैं, इसके बिना संभव नहीं है आपका जीवन। तो ये वही H2O है। तो जब आप इसकी बात कर रहे हैं सभी की रहेगी तो इसमें आप देखेंगे कि हाइड्रोजन जुड़ रही है, मीन्स बाईं तरफ लिखिए। तो ऐसी वो सब अभिक्रियाएं जिनमें हाइड्रोजन का योग हो रहा होता है या ऑक्सीजन निकल रही होती है, जैसे इसमें से ऑक्सीजन निकल गई है और हाइड्रोजन जुड़ रही है, तो ऐसी सब अभिक्रियाओं को बोलते हैं हम अपचयन अभिक्रियाएं, रिडक्शन रिएक्शंस। जैसे एक और एग्जांपल समझ सकते हैं, मान लीजिए ZnO प्लस C। ZnO मीन्स Zn को बोलेंगे जिंक और O को बोलेंगे ऑक्साइड। C को आप बोलते हैं कार्बन, मीन्स कोयला है ये, कॉक। तो CO के साथ बाहर Zn प्लस CO, तो Zn को आप बोलेंगे जिंक और CO माने कार्बन मोनोऑक्साइड। क्यों बोल रहे हैं मोनोऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन एक है। अगर दो होते हैं CO2 होता तो बोलते हैं आप कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसलिए हम एक को मोनो बोलते हैं, तो कार्बन मोनो ऑक्साइड। ये मोनो वर्ड इंग्लिश में है ना, मोनो पॉलिसी कहते हैं किसी एक की पॉलिसी में, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आप देखिए इसमें ऑक्सीजन थी तो ऑक्सीजन निकल गई है यहाँ से, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे अपचयन अभिक्रिया। तो क्या परिभाषा हो जाएगी, माने जस्ट ऑक्सीकरण माने उपचयन का उल्टा है, तो कंफ्यूजन नहीं आना, वो उपचयन था ये अपचयन है। तो उसमें क्या था, ऑक्सीजन जुड़ रही थी, हाइड्रोजन निकल रही थी। यहाँ पर क्या है, उल्टा हो जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ेगी और ऑक्सीजन निकलेगी। तो देखिए मैंने आपके लिए परिभाषा लिखी है, वे अभिक्रियाएं जिनमें हाइड्रोजन का योग होता है, माने हाइड्रोजन बाईं तरफ लिखी होती है, हाइड्रोजन जुड़ रही होती है, हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही होती है, या ऑक्सीजन निकल रही होती है। मीन्स जैसे आप देखिए हाइड्रोजन जुड़ रही है, ऑक्सीजन बाहर गई, ऑक्सीजन यहाँ बाहर गई, इसमें हाइड्रोजन नहीं जुड़ रही है लेकिन इसमें ऑक्सीजन तो निकल रही है, इसलिए ये अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। और मजेदार बात यह है कि जो ऑक्सीकरण माने उपचयन और ये जो अपचयन है, ये दोनों अभिक्रियाएं किसी भी अभिक्रिया में साथ साथ संपन्न होती हैं, जो कि हमारा अगला प्रकार भी है। तो आपको ये समझ में आई होंगी कि माने ऑक्सीजन जुड़े हाइड्रोजन निकले तो ऑक्सीकरण माने उपचयन, और यदि ऑक्सीजन निकले हाइड्रोजन जुड़े तब उसे कहते हैं अपचयन। तो ऑक्सीकरण और अपचयन मीन्स उपचयन और अपचयन एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो यहां हम इसे ऐसे समझ सकते हैं, उपचयन, इसको हम कह सकते हैं कि O2 का जुड़ना, H2 का निकलना, और अपचयन में शॉर्ट में कह सकते हैं H2 का जुड़ना, O2 का निकलना। तो उल्टा है, लेकिन यहाँ ये कंफ्यूजन मत रखना कि O2 ही जुड़े, ऑक्सीजन O भी O के रूप में भी जोड़ सकती है। O2 का निकलना माने ये नहीं कि O2 निकलती दिखाई दे, देखिए यहाँ पर O2 निकलती नहीं दिखा रही, लेकिन इसमें से तो निकल रहा है ना, O निकल रहा है, माने O परमाणु ऑक्सीजन होती है, O2 अणु ऑक्सीजन, माने O निकल जाना चाहिए, तो अपचयन, O जुड़ जाए तो ऑक्सीकरण। तो इस प्रकार से उपचयन और अपचयन क्या है, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभिक्रियाओं के प्रकार में दोनों प्रकार माने इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट अभिक्रिया के प्रकार की, प्रकार नंबर 7 रिडॉक्स अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। देखिए इस इंग्लिश से ही पता चल रहा है, RED को पूरा लिखे तो इसका मतलब होता है रिडक्शन मीन्स अपचयन, और OX से बन रहा है ऑक्सीडेशन। अब कुछ बच्चे OX से बैल मत समझ लेना कि बैल बन रहा है, ठीक है। तो ये OX से क्या बन रहा है, ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीकरण की अभिक्रिया, रिडक्शन मीन्स अपचयन की अभिक्रिया, जहां साथ साथ संपन्न होंगी उन्हें हम बोलेंगे रिडॉक्स अभिक्रिया।
जैसे अभी हम एक एग्जाम्पल लिख रहे थे, उसी की बात कर लेता हूं मैं। हम एग्जाम्पल लिख रहे थे CuO प्लस H2, तो इसमें Cu प्लस H2O बन रहा था। इसको आप ध्यान से देखिए, CuO में से ऑक्सीजन निकल गई है, तो अगर मैं इसे इसके साथ देखूं तो ऑक्सीजन निकल रही है, तो ऑक्सीजन का निकलना किसे कहते थे? अपचयन। जहां ऑक्सीजन निकलती है तो उसको क्या बोलते हैं? अपचयन की अभिक्रिया बोलते हैं। और इस H2 को आप फिर इसके साथ ही देखोगे, H2O के, तो इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जुड़ गई है, मीन्स इसका मतलब क्या हो? ये उपचयन है, कह लें ऑक्सीकरण है। तो इस प्रकार से अपचयन, एक अभिकारक का तो हो रहा है अपचयन और दूसरे का हो रहा है उपचयन, तो इसलिए दोनों साथ साथ हो रही है, माने अपचयन की अभिक्रिया और उपचयन की अभिक्रिया साथ साथ हो रही है, इसलिए इस पूरी अभिक्रिया को मिलाकर बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रियाएं हैं। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि वे अभिक्रियाएं जिनमें उपचयन व अपचयन साथ साथ संपन्न होता है उन्हें हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि उसके नाम में ही रेडॉक्स मीन्स रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ साथ संपन्न है। यहाँ एक और बताने की बात है, जिस अभिकारक का अपचयन होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीकारक, जिसका उपचयन होता है उसे बोलते हैं अपचायक, उल्टा। तो देखिए, बात करें अगर परिभाषा की तो लिखा है वे अभिक्रियाएं जिनमें उपचयन मीन्स ऑक्सीकरण व अपचयन साथ साथ संपन्न होते हैं रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इनमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने की नोट पॉइंट है, जिस अभिकारक का उपचयन ऑक्सीकरण होता है, माने जिसका उपचयन होता है अर्थात ऑक्सीकरण होता है, उसको हम बोलते हैं अपचायक, उल्टा है, जिसका ऑक्सीकरण होगा वो अपचायक है। तो इसका मतलब ये पदार्थ इसमें अपचायक है। दूसरा नोट पॉइंट देखिए, जिस अभिकारक का अपचयन होता है उसे बोला जाता है ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण वाले को तो अपचायक और अपचयन वाले को ऑक्सीकारक कहते हैं, उल्टा है इसमें। तो इसको हम, ये वाला जो है ये हमारा अपचायक होगा, क्योंकि ये क्या है? ऑक्सीकरण है। उपचयन ऑक्सीकरण को कहते हैं, तो ये अपचायक होगा। और ये वाला जो पदार्थ है हमारा, ये ऑक्सीकारक कहलाएगा। तो कई बार हमसे एक्सरसाइज में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई अभिक्रिया दे देंगे वो रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण लिखकर, और आपसे पूछेंगे किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है, या पूछ सकते हैं इसमें कौन अपचायक है और कौन ऑक्सीकारक है। तो समझ लीजिए, जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो अपचायक है और जिसका अपचयन हो रहा है वो कौन है? ऑक्सीकारक है। तो अब बड़े महत्वपूर्ण ये टॉपिक है रेडॉक्स अभिक्रिया। इसकी परिभाषा भी बहुत बार बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए आई है, तो बहुत ध्यान से इसको समझना है कि जो मैंने इससे पहले के दो प्रकार बताए हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं और अपचयन अभिक्रियाएं, वो दोनों साथ साथ ही किसी भी रासायनिक समीकरण में संपन्न होती हैं, इसलिए हम रासायनिक समीकरण को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रियाओं को जहां पर ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ संपन्न हो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। और हमेशा ऑक्सीकरण या अपचयन होता अभिकारक का ही है, मीन्स किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक जो होते हैं उनमें से ही एक का अपचयन हो रहा होगा और एक का उपचयन हो रहा होगा, माने ऑक्सीकरण हो रहा होगा। पता हमें उत्पाद की सहायता से चलेगा, जैसे इसमें ऑक्सीजन निकल गई है तो अपचयन हो गया, इसमें ऑक्सीजन जुड़ गई है, इधर देखिए आप, तो इसलिए इसका उपचयन हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। तो जब ऑक्सीकरण हो गया तो ये अपचायक हो गया, और जब इसका अपचयन हो गया तो ये ऑक्सीकरण हो गया। तो आपको इस प्रकार से संबंधित सारे फैक्ट सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। तो अब तक हमारे अभिक्रियाओं के 7 प्रकार कंप्लीट हो चुके हैं।